अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका कैप्टन ब्लॉग पर इस्तकबाल है। खुशामदीद, मरहबा, सुस्वागतम। पिछले वीडियो में हमने इस्लाम को एक छोटे से इंट्रोडक्शन से समझने की कोशिश की थी। अब एक एक टॉपिक को डिटेल से लेते जाते हैं ताकि हर चीज़ हमको ठीक तरह से समझ में आ सके। दोस्तों, किसी भी मज़हब या धर्म में सबसे इम्पोर्टेंट उसके खुदा का तसव्वुर होता है। तो आइए आज हम बात करते हैं अल्लाह को जानने और उसको पहचानने के लिए। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि मुसलमान जिस अल्लाह की इबादत करते हैं वो कोई अलग नहीं है, बल्कि वो वही खुदा है जिसने सारी कायनात को बनाया, वही इसको चला रहा है और इसकी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। सारी चीज़ें उसी के कंट्रोल में हैं। जैसे हम आमतौर पर कहते हैं कि खुदा के हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, तो ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है बल्कि हकीकत है। कुछ लोग अल्लाह या किसी भी खुदा के होने को नहीं मानते। वो कहते हैं कि कोई खुदा नहीं है और ये सब कुछ जो हो रहा है सब खुद से हो रहा है। खुद से दुनिया बन गई, सूरज खुद से चमक रहा है, बादल, बारिश, इंसानों का पैदा होना, मौसम का बदलना, सब कुछ खुद से अपने आप हो रहा है। और कोई जन्नत जहन्नम नहीं है, कोई खुदा नहीं है, कोई खालिक नहीं है। तो चलिए सबसे पहले इसको समझते हैं कि खुद से हो रहा है या इसके पीछे कोई ताकत है, कोई ज़बरदस्त हस्ती है। दोस्तों, एक होता है पैटर्न और एक होता है इंफॉर्मेशन। नेचर एक खास पैटर्न बनाता है, जबकि इंफॉर्मेशन उसी हस्ती से मिल सकती है जो खुद इंटेलिजेंट हो। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी दरिया के किनारे पर जाएं, तो रेत पर पानी की लहरों के बार बार आने से रेत पर एक खास पैटर्न बन जाता है। जैसा कि हम देख रहे हैं, ये गोल नहीं बनता, ये स्क्वायर नहीं बनता, बल्कि हर दरिया के किनारे रेत पर आपको इसी किस्म का पैटर्न देखने को मिलेगा। अब आप दूसरे दिन भी जब साहिल पर जाते हैं तो उसी रेत पर हिंदी में लिखा हुआ मिलता है, सत्यमेव जयते। ये क्या है? क्या ये भी लहरों के आने जाने से बन गया? नहीं, ये इंफॉर्मेशन है। ये किसी ऐसी हस्ती ने लिखा है जिसके पास अकल है, इल्म है, और उस आदमी का नाम है आमिर खान। कभी कभी मुस्कुरा भी लिया कीजिए, सेहत के लिए अच्छा होता है। तो समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये खुद से नहीं हुआ है, ये किसी ने किया है। आइए दूसरी मिसाल बायोलॉजी से समझते हैं। पर उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं शुरू में कहना भूल गया, वो ये कि मैं कोई मौलाना या आलिम या हाफिज़ नहीं हूँ। वो बहुत ऊंचे लोग होते हैं, मैं एक आम सा आदमी हूँ आपकी तरह। तो आप कहेंगे कि फिर इतना इंपॉर्टेंट और सोफिस्टिकेटेड टॉपिक पर वीडियो क्यों बना रहा हूँ? तो बात यह है कि मैं अपने आप को बहुत बचा रहा था इस किस्म के वीडियो बनाने से। हालांकि पिछले 1 साल से दिल कर रहा था कि इस टॉपिक को लिया जाए और गलत फहमी को दूर किया जाए, पर मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता था कि इस टॉपिक पर मैं बात करूँ। काबिल तो अब भी नहीं समझता हूँ, पर फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का ख्याल आया जिसका मफहूम है कि दीन की बात को दूसरों तक पहुंचाओ, भले एक आयत ही क्यों ना हो। इसीलिए डरते डरते इस टॉपिक को स्टार्ट किया है। अल्लाह से दुआ है और आप भी दुआ करिए कि अल्लाह इसमें मदद फरमाए और मैं इस टॉपिक का हक अदा कर सकूं। दुआ के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब आते हैं वापस अपने टॉपिक पर। हम बात कर रहे थे कि नेचर एक पैटर्न की तरह काम करता है और इन्फॉर्मेशन कोई इंटेलिजेंस ही पैदा कर सकती है। तो दूसरी मिसाल बायोलॉजी से समझते हैं। एक इंसानी जिस्म में तकरीबन 11 ट्रिलियन सेल होते हैं। 11 ट्रिलियन, मिलियन नहीं, बिलियन नहीं, ट्रिलियन। कितने होंगे करोड़ में, वो आप कैलकुलेट कर लीजिए। अब आप जिस्म के किसी भी हिस्से का एक सेल, मान लीजिए आपकी उंगली की टिप का एक सेल, अगर एक बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो एक सेल तकरीबन इस तरह का होता है जो आपकी स्क्रीन पर है। इसमें बीच में न्यूक्लियस होता है जो कि किसी भी सेल का दिल समझ लीजिए, और इसी न्यूक्लियस में एक चीज़ होती है जिसे हम डीएनए कहते हैं, जिसको हम जीन्स भी कहते हैं। और यही जीन्स और डीएनए डिसाइड करता है, या इसमें ये बात फीड होती है कि इस आदमी की नाक कैसी होगी, इसकी आँख का कलर क्या होगा, बाल कैसे होंगे, आप में हार्मोन्स कितने होंगे, प्रोटीन कितने होंगे, सेल कैसे फंक्शन करेगा, आपके ऑर्गन कैसे फंक्शन करेंगे, आपकी पूरी बॉडी कैसे फंक्शन करेगी। ये सारी मालूमात उस एक बहुत छोटे से ना दिखने वाले सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले डीएनए में लिखी होती है।
और यही सारी इंफॉर्मेशन से सारा जिस्म काम करता है। अब साइंस ही हमको बताता है कि अगर हम एक सेल लें और उसमें जो जो चीज़ें हैं, न्यूक्लियस है, डीएनए है और भी बहुत सी इंफॉर्मेशन है, और उसको अगर एक बुक की शक्ल में लिखना शुरू करें तो आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस एक छोटे से ना दिखने वाले सेल में इतनी मालूमात और इतनी इंफॉर्मेशंस भरी हुई हैं कि लिखते 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 जो है एक बुक बन जाएगी। और छोटी मोटी नहीं, 500 पेजेस की बुक बन जाएगी, लेकिन इन्फॉर्मेशन ख़त्म नहीं होगी, आपको और लिखना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा, और एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक जो बुक बनती चली जाएगी, यहाँ तक कि 900 बुक्स बन जाएगी, जिस इतनी ज़ख़ीम के जिसके एक एक बुक के 500 पेजेस हों। है ना माइंड ब्लोइंग, ज़बरदस्त कुदरत। थोड़ी देर के लिए सोचिए कि आपके घर में 500 पेजेस की एक दो नहीं, 100-200 नहीं, बल्कि 900 बुक्स कोई भेज दे तो उसे रखने के लिए कितनी बड़ी अलमारी बनानी पड़ेगी। इतनी इंफॉर्मेशन सिर्फ एक छोटे से सेल में होती है। तो अब सवाल पैदा होता है कि इतनी ज़बरदस्त, गहरी और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन कहाँ से आ गई? खुद से आ गई? नहीं। जब रेत पर एक जुमला, एक लाइन, सिर्फ एक लाइन, सत्यमेव जयते, खुद से नहीं लिखा गया बल्कि उसे किसी अकल वाले ने उस इंफॉर्मेशन को लिखा है, तो इतनी हज़ारों लाखों इंफॉर्मेशन से भरपूर लाइंस खुद से आ गई? नहीं, इसको किसी ने लिखा है। कोई आम आदमी ने नहीं, कोई ख़ास आदमी ने भी नहीं। ये सिर्फ उसी की इंजीनियरिंग है जो हम सब का खालिक है, मालिक है, और वो अल्लाह है। अब हो सकता है कि कोई एथियस्ट, यानी जो खुदा को नहीं मानता, ये कहे कि नहीं नहीं नहीं, ये सेल तो 4 बिलियन 400 करोड़ साल पहले खुद से यूं 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 हुआ था तो बन गया। तो हम उसको एक छोटा सा चैलेंज देते हैं कि काम कीजिए, इस वक्त सारी दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं और उसमें जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनकी जितनी भी बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज़ हैं, सब के सब हार्वर्ड वाले हो जाएं, ऑक्सफोर्ड वाले हो जाएं, और सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट, पीएचडीज, स्कॉलर्स सब एक जगह जमा हो जाएं और सारे के सारे मिलकर सिर्फ एक ऐसा ही एक सेल बनाकर दिखा दें। नहीं बना सकेंगे, नहीं पैदा कर सकेंगे। इस दौर में जबकि साइंस अपने उरूज पर है, लेकिन इन सब के बावजूद ये सारे मिलकर भी एक छोटा सा सेल इस जैसा नहीं बना सकते। तो जब इतने सब मिलकर भी एक छोटा सा सेल नहीं बना सकते, तो पूरी कायनात खुद से ऐसी ही बन गई। और वो भी कैसी कायनात, जिसमें हज़ारों सितारे हैं, सैयारे हैं, लाखों गैलेक्सीज़ हैं। साइंस खुद ये बात मानता है कि अभी तो उसने 5% को भी ठीक से डिस्कवर नहीं किया है। कायनात तो जाने दीजिए, वो बहुत फैली हुई है और उस तक हमारी फ़िलहाल पूरी पहुंच भी नहीं है। हमारी अपनी इस दुनिया में जो समंदर है और समंदर के अंदर की गहराई में क्या क्या है, वो तक सारा का सारा अब तक हमारे इल्म में नहीं है। उनमें से आए दिन कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें, नई नई मखलूक आए दिन दरियाफ्त होती रहती हैं। तो दोस्तों, ये छोटे से छोटा सेल हो या सूरज से हज़ारों गुना कोई बड़ा प्लैनेट, सबको जिसने बनाया है वो रब्बुल आलमीन है, वो अल्लाह है। मिसाल नंबर 3, और जबकि सूरज प्लैनेट की बात अब निकल ही आई है, तो चलिए थोड़ा स्पेस में घुमाते हैं। इंसान ने अल्लाह के दिए हुए दिमाग से पहले साइकिल बनाई, फिर कार, फिर ट्रेन और फिर प्लेन वही कैप्टन साहब जिसमें बैठते हैं। फिर और तरक्की हुई तो स्पेस शिप भी बन गई। कार 100-120 की स्पीड से चलती है, तो प्लेन को हम 800 से 900 किलोमीटर की स्पीड से उड़ाते हैं। वहीं इस हज़रत इंसान ने, यानी कि मखलूक ने और तरक्की की, तो बड़ी मेहनतों के बाद, कई सालों की माथा फोड़ी के बाद इस काबिल हुए कि अब ये स्पेसशिप को 1 सेकंड में सिर्फ 68.6 किलोमीटर की ही स्पीड से उड़ा पाए। और ये अब तक की सबसे मैक्सिमम स्पीड है ह्यूमन हिस्ट्री में। कितनी? सिर्फ 68.6 किलोमीटर पर सेकंड। और इसके खालिक ने, ये जो बनाई स्पेसशिप, ये मखलूक ने बनाई उसी के दिए हुए दिमाग से, लेकिन एक चीज़ इसके खालिक ने एक चीज़ पैदा की है और उसको भी एक स्पीड दी है। कितनी? 100, 500, 1000, 10,000 नहीं,
तकरीबन 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। यानी कि 21वीं सदी का इंसान बेचारा 68 किलोमीटर को अपनी मेराज समझ रहा है। वो खालिक की एक छोटी सी मखलूक से रेसिंग के मुकाबले में बहुत पीछे है। और वो मखलूक का नाम क्या है? फिजिक्स वाले समझ गए होंगे। जी हाँ, मैं लाइट की स्पीड की बात कर रहा हूँ। लाइट की स्पीड है 2,99,792 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब कि 1 घंटे के हिसाब से देखें तो लाइट की स्पीड हुई 107 करोड़ 92,51,200 किलोमीटर पर आवर। है ना माइंड ब्लोइंग। रुकिए रुकिए, अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, ये तो अभी स्टार्ट हुई है। अभी और मज़ा आएगा। अब जबकि अब चलिए, अब आपको मैंने ये बता दिया कि लाइट की स्पीड ये है, ये 1 घंटे के हिसाब से इतना जाती है। कितना बताया मैंने, याद है? 107 करोड़ और कुछ 92 लाख वगैरह कुछ तो भी। तो अब जबकि लाइट 1 घंटे में जितना ट्रैवल करती है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ये 1 दिन में यानी कि 24 घंटे में कितना ट्रैवल करेगी, मतलब कितनी दूर तक पहुंचेगी। वो 92 लाख था तो कुछ 107 करोड़, तो इसको हम राउंड फिगर में 108 ले लेते हैं, 108 करोड़। तो 108 करोड़ को 24 से यानी 24 घंटे से मल्टीप्लाई कीजिए तो आ गया 2,592 करोड़। अब अगर ये मतलब लाइट ट्रैवल करेगी 1 दिन में। अब अगर इसको 1 साल के हिसाब से मल्टीप्लाई करें तो 2592 मल्टीप्लाई बाय 365 जो कि डेज है, 365 डेज इन अ ईयर। तो ये बन गया 94,06,080 करोड़। और लाइट 1 साल में जितना ट्रैवल करती है, अभी हमने ये 1 साल का हिसाब किया ना, तो लाइट जितना 1 साल में ट्रैवल करती है, जो फिगर हमने ऊपर आपको बताया है, उस 1 साल के ट्रैवल को हम साइंस में 1 लाइट ईयर बोलते हैं। उर्दू में बोलें तो 1 नूरी साल। अब इसके आगे की कहानी भी सुनिए। मज़ा आ रहा है ना? गुड। साइंस हमें बताता है कि कौन सा प्लैनेट हमसे कितने लाइट ईयर्स की दूरी पर है। जैसे कि मार्स, जो कि हमारे सबसे करीब माना जाता है वीनस के बाद, जहां अब तक हमारी पहुंच हुई है, वो हमसे यानी कि मार्स हमसे सिर्फ 22 मिनट की दूरी पर है। जी हाँ, ना साल, ना महीना, ना हफ्ता, ना दिन, बल्कि सिर्फ 22 मिनट, आधा घंटा भी दूर नहीं है। मतलब बस निकलो और पहुंच जाओ। और अगर दूसरे प्लैनेट्स की बात की जाए तो जो बहुत बहुत दूर हैं, तो कोई 10 साल की दूरी पर है, कोई 100 साल, तो कोई 500 और कोई 1000। अभी रिसेंटली एक नए प्लैनेट के बारे में खोज चल रही है जिसका नाम आपकी स्क्रीन पर है, TR56b। वो कितना दूर है? वो हमारी दुनिया से, हमारी इस ज़मीन से सिर्फ 5000 लाइट ईयर की दूरी पर है। हम लाइट ईयर की बात कर रहे हैं, हाँ, हम किलोमीटर की बात नहीं कर रहे हैं अभी। तो दोस्तों, सूरज दुनिया से हज़ारों गुना बड़ा है, कई दूसरे प्लैनेट सूरज से हज़ारों गुना बड़े हैं। ये जो हमारा सोलार सिस्टम है, और ये और ऐसे हज़ारों सोलार सिस्टम जिसमें लाखों करोड़ों सितारे हों, गैसेस हों, डस्ट हों, ये सब मिलकर एक गैलेक्सी बनाते हैं जिसको हम मिल्की वे भी बोलते हैं। और ये एक गैलेक्सी में कई 100 करोड़ सितारे होते हैं। हमारी गैलेक्सी का जो फैलाव है वो तकरीबन 1 लाख लाइट ईयर में फैला हुआ है। मतलब समझ रहे हैं कितना बड़ा फैलाव हो गया। ये एक गैलेक्सी का जो है हमारा फैलाव है। और ये अकेली गैलेक्सी नहीं है इतनी बड़ी, बल्कि ऐसी और हज़ारों गैलेक्सीज हैं जिनसे मिलकर एक क्लस्टर बनता है। इतनी हज़ारों गैलेक्सीज मिलेंगी तो एक क्लस्टर बनेगा, और वो अकेला नहीं है, बल्कि ऐसे हज़ारों क्लस्टर मिलकर जो सिस्टम बनता है उसे हम सुपर क्लस्टर कहते हैं। और ये भी 1-2 नहीं है, बल्कि करोड़ों की तादाद में फैले हुए हैं। ये हमारी दुनिया, ये हमारा सूरज, ये हमारा सोलार सिस्टम, हमारी गैलेक्सी, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए अपने अपने रास्ते पर अपनी अपनी स्पीड से चल रहे हैं। इन सबको कौन चला रहा है? एथियस्ट बोलेंगे खुद से चल रहे हैं। नहीं,
क्यों नहीं? क्योंकि इन सब की एक दूसरे से जो दूरी है वो इतनी रखी गई है कि अगर इनमें से कोई भी एक भी अपनी जगह से राइट लेफ्ट में चला जाए या जिस रास्ते पर है उस रास्ते से भटक जाए तो सारे प्लैनेट एक दूसरे से टकरा जाएंगे। किस प्लैनेट में कितना ग्रेविटेशनल पावर रखना है, किसको किससे कितनी दूरी पर रखना है, किसको कितनी स्पीड से चलाना है, किसको कितनी स्पीड से घुमाना है, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है कि इस सारी दुनिया के साइंटिस्ट मिलकर इसको मेंटेन नहीं कर सकते। ये हज़ारों गैलेक्सीज, ये हज़ारों क्लस्टर्स और ये लाखों करोड़ों सुपर क्लस्टर्स। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है, बल्कि साइंस का ये अंदाज़ा है कि अब तक हमने इस बड़ी कायनात से जो कुछ भी हमको पता है वो सिर्फ एक बहुत छोटे से बुलबुले का पता है। मतलब कि सुपर क्लस्टर और सारा कुछ इस छोटे से बुलबुले में है और इस बुलबुले के बाहर कितना कुछ है हम नहीं जानते। कायनात का ये समंदर कितना अजीम है हमें इसका कोई अंदाज़ा नहीं है और इस अजीम समंदर और कायनात को बनाने वाला खुद कितना अजीम और बड़ा होगा इसका हम कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं? बस एक छोटा सा जुमला कह सकते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। दोस्तों ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? अब सुनिए मेन पॉइंट। बिग बैंग तो आपने सुना ही होगा कि एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, एक्सप्लोजन हुआ और ये सारा कुछ वजूद में आ गया जिसके बारे में हम ऊपर बात कर रहे थे, यानी ये हमारी इस बहुत छोटी सी दुनिया से लेकर सुपर क्लस्टर तक ना सिर्फ वजूद में आया बल्कि हर एक अपनी अपनी जगह फिट हो गया, अपने अपने रास्ते पर अपनी अपनी स्पीड से चलने लगा, घूमने लगा। कुछ लोग कहते हैं कि ये धमाका भी खुद से हो गया और ये सब जो हमने ऊपर जाना ये सब भी खुद से ही हो रहा है, यानी सब कुछ चल रहा है अपने हिसाब से। अगर ये सब खुद से हो गया तो फिर आपको इस पर भी यकीन आ जाना चाहिए कि अगर कल हमारे घर से 1000 किलोमीटर दूर किसी बड़े मॉल में, किसी बड़े सुपर स्टोर में बड़ा धमाका हो जाए तो उस मॉल में जो कुछ चीज़ें हैं वो सब आसपास और दूर दराज के घरों में बराबर बराबर पहुंच जानी चाहिए। एक बोरी चावल पप्पू भाई के घर, 2 गोनी गेहूं बबली बाजी के वहाँ, 5 किलो शक्कर जुम्मन चाचा की चाय की दुकान पर, मुन्नी के लिए बारबी डॉल का पूरा सेट और नजमा आपा के वहाँ पर्दे पुराने हो गए थे तो उनके यहाँ पर्दे और चादरें, 3 लीटर राई का तेल बबलू भाई के घर पे और आपका घर जो कि मॉल से 1000 किलोमीटर दूर है, भला आप क्यों महरूम रहें? आपके घर के लिए भी 10 किलो का देसी घी का डब्बा जो है बहुत तेज़ी से उड़ा और उड़कर जो है वो आपके में खिड़की से सीधा किचन टेबल पर लैंड कर गया। मतलब कि पूरे मॉल में ब्लास्ट भी हो जाए और उसकी एक एक चीज बराबर अपनी अपनी जगह आराम से पहुंच जाए। अगर ये सुनना आपको फनी लग रहा है तो यकीनन बिग बैंग और उसके बाद होने वाले सारा अमल अगर कोई कहे कि खुद ब खुद हो गया तो ये इससे भी ज़्यादा फनी है। नहीं दोस्तों, ये खुद से नहीं हो रहा है, इसको एक बहुत बड़ी हस्ती चला रही है और उसको हम रब कहते हैं, अल्लाह कहते हैं। आपका और मेरा पैदा करने वाला, हमारा और सारी कायनात का खालिक और मालिक। कुदरत की मिसाल नंबर 4 जो इसी से रिलेटेड है। बोर तो नहीं हो रहा है ना भाई लोग? वेरी गुड। दोस्तों बचपन में अगर हमको कोई मैग्नेट मिल जाता था, मैग्नेट मतलब बच्चों की ज़बान में चुम्बक और उर्दू में मकनातीस, तो हमको जब भी कोई चुम्बक मिलता था तो हम कोई भी पिन या छोटा मोटा लोहे का सिक्का जो भी मिल जाता उसे लेते और चुम्बक को आहिस्ते आहिस्ते उससे करीब ले जाते थे और करीब ले जाकर देखते थे कि कितनी दूर से ये चुम्बक उस पिन को अपनी तरफ खींचता है और पिन जाकर उससे चिपक जाती है। खेला है ना कभी आपने ये खेल बचपन में? वेरी गुड। नहीं खेला है तो अभी खेल कर लाए तो अभी खेल कर देख सकते हैं। दोस्तों खेल ये, दूसरा एक खेल ये भी होता था कि अगर 2 चुम्बक मिल जाए, अगर 2 मैग्नेट मिल जाए तो हम अम्मी की सिलाई करने वाली जो सुई होती है वो चुपके से ले लेते थे और सुई बीच में रखकर दोनों तरफ से राइट लेफ्ट से चुम्बक आहिस्ते आहिस्ते उस सुई की तरफ ले जाते थे
और कोशिश होती थी कि सुई किसी एक तरफ ना जाए बल्कि बीच में ही थरथराती रहे। लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत लगती थी, बहुत प्रैक्टिस और टाइम लगता था, क्योंकि ज़रा सा भी हाथ आगे पीछे हुआ और सुई किसी एक चुम्बक को जाकर चिपक गई। चिपकना किस वजह से था? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेट के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है जो अपने करीब आने वाली पिन, सुई वगैरह को अपनी तरफ खींच लेती है। और अगर दो मैग्नेट हों तो दोनों का नॉर्थ या दोनों का साउथ एक दूसरे को दूर फेंकता है। जापान में एक सुपर फास्ट ट्रेन है, बहुत फास्ट चलती है बोलना शायद ठीक नहीं होगा, बल्कि एक तरह से हवा में तैरती है, क्योंकि वो ट्रेन अपनी ट्रैक से 15 mm ऊपर हवा में होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है। 15 mm बोले तो 1.5 सेंटीमीटर, मतलब कि 1 इंच से भी कम। इससे आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से पूरी की पूरी ट्रेन हवा में होती है। इतना समझ में आ गया? राइट। अब इससे थोड़ा आगे चलते हैं। तो इतना करीब नहीं करते हैं कि सुई मैग्नेट से चिपक जाए, पर उसको सिर्फ इतना करीब करते हैं कि अगर हम मैग्नेट को राइट या लेफ्ट ले जाएं तो सुई की नोक भी उसी सिमत में घूम जाए। ये काम नामुमकिन नहीं है, पर मुश्किल ज़रूर है, बहुत मुश्किल है। अब इससे एक कदम और आगे बढ़ते हैं। जहां हम सुई के दो तरफ मैग्नेट लाकर उसको बीच में रहने पर मजबूर कर रहे थे, अब हम सुई के चारों तरफ मैग्नेट लाते हैं और सुई को बीच में रखने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ वेरी 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 डिफ़िकल्ट। और मान लीजिए कि इसमें भी सक्सेस हो भी गए, तो अब हम ऊपर नीचे से और दो मैग्नेट लाकर सुई को बिल्कुल बीच में हैंग कर देते हैं। दोस्तों, ये कितना मुश्किल है, ये तो जब ही पता चलेगा जब आप इसको करेंगे। अब मैं आपसे कहूं कि इस सुई की जगह एक बड़ा मैग्नेट रखकर इस एक्सपेरिमेंट को करिए, तो ये और भी मुश्किल हो जाएगा। अब आते हैं मेन पॉइंट की तरफ। इस कायनात में जितने सितारे, सैयारे, प्लैनेट चल रहे हैं, इन सब की एक खास मैग्नेटिक फील्ड है। हमारी ज़मीन की भी एक खास मैग्नेटिक फील्ड है। ये सारे एक दूसरे से दूर भी हैं और एक दूसरे से मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जुड़े हुए भी हैं। मतलब कि जो हमारी गैलेक्सी है, मिल्की वे है, जिसमें लाखों सितारे, सैयारे हैं, ये सब अपनी अपनी जगह पर हैं, चल भी रहे हैं, घूम भी रहे हैं। घूम रहे हैं जब मैं बोल रहा हूँ तो वो याद है, वो मैंने सुई की नोक घुमाने की बात की थी। हज़ारों लाखों साल से ये सब बराबर अपनी जगह पर हैं। तो सवाल उठता है, वो कौन है जिसने इनको बराबर इतने डिस्टेंस से रखा है कि ना तो ये एक दूसरे से दूर भाग सकते हैं, ना ये एक दूसरे से टकराकर ख़त्म हो जाते हैं। वो कौन है जिसको पता है कि किस प्लैनेट को कितना बड़ा बनाना है और किस में कितनी पावर की मैग्नेटिक फील्ड रखनी है? वो कौन है जिसको पता है कि किसी भी प्लैनेट को घुमाकर कितने पावर का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट करना है कि सब कुछ अंडर कंट्रोल भी रहे, एक दूसरे से भागे ना? इसने एक एक प्लैनेट को, एक एक सितारे, सैयारे को एक ट्रैक दिया है कि तुमको इस ट्रैक पे चलना है और तुमको उस ट्रैक पे चलना है। वो मेरा, आपका और सारी कायनात का बनाने वाला अल्लाह है। कुरान की सूरह रहमान चैप्टर 55, इसका ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए, दिमाग बिल 10 इजाफा हो जाएगा कि अल्लाह हमसे वहाँ क्या कह रहे हैं, हमको क्या बता रहे हैं। अगर अल्लाह की कुदरत पर हम गौर करने बैठे हैं तो कैलकुलेटर, कंप्यूटर सब फेल होने लगता है। तितली का खूबसूरत पर देख लीजिए, मोर का हुस्न देख लीजिए, शेर की दहाड़ और ब्लू व्हील की जिसामत देख लीजिए, मकड़ी का जाला हो या शहद की मक्खी का छत्ता देख लीजिए, सब के सब आपके अल्लाह की मखलूक़ात हैं। सब के सब को अल्लाह ने पैदा किया है और सब के अंदर की कारीगरी है। वही है जिसने ये सब किया और कर रहा है और चला रहा है। दोस्तों, ये मैंने बहुत शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है, वरना इतनी मिसालें हैं और इस कायनात और ख़ुद हमारी इस दुनिया का इतना ज़बरदस्त मैकेनिज़्म है कि कई घंटे उस पर बात की जा सकती है।
दुनिया जाने दीजिए, खुद हमारा अपने जिस्म का, हमारी बॉडी का जो मैकेनिज्म है वो इतना ज़बरदस्त तरीके से काम करता है कि अगर कोई एथियस्ट, कोई खुदा का इनकार करने वाला ज़रा सा भी दोगलापन किए बगैर ईमानदारी से अगर उस पर रिसर्च करे तो वो ज़रूर इस बात को कबूल कर लेगा कि नहीं, कोई तो है जिसने इतनी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन और इतना ज़बरदस्त सिस्टम और इतना ज़बरदस्त मैकेनिज़्म बनाया है। ये सब खुद से नहीं बन सकता, किसी बहुत पावरफुल हस्ती ने बनाया है और उसी हस्ती को हम अल्लाह कहते हैं। दुआ है अल्लाह से कि वो हम सबको सही रास्ता दिखाए और अपने नेक बंदों में हमें शामिल फरमाए, आमीन। वीडियो ख़त्म करने से पहले आप सबसे एक सवाल, हम यानी इंसान ने अब तक अपने समंदर के अंदर जो कुछ है, क्योंकि समंदर भी हमारा बहुत बड़ा है, बहुत गहरा है, दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है, तकरीबन 28 या 29 हज़ार फीट ऊंची। इससे अगर इसको पूरे के पूरे माउंट हिमालय को, माउंट एवरेस्ट समेत अगर समंदर के अंदर डाल दिया जाए तो समंदर में कुछ ऐसी भी जगह है कि पूरा का पूरा पहाड़ उसके अंदर चला जाएगा और जगह फिर भी बचेगी, यानी उसकी गहराई उससे ज़्यादा है। तो सवाल यह है कि हमने अपने समंदर का कितना % अब तक डिस्कवर किया है? जवाब कमेंट में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों अब इजाज़त लूँगा, माफ़ी चाहता हूँ थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया इस बार। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए अपने भाई कैप्टन मोहम्मद को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जय हिंद।